Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Beta, I'm audible. Hurry up. I'm audible. Okay. So this is episode number 13 and season number आपका बेटा ये चल रहा है थर्ड और क्लास 9 बायोलॉजी जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये लेक्चर्स हैं। अब जो स्टूडेंट्स नए हमें ज्वाइन करेंगे वो कहेंगे कि सर ये सीज़न और एपिसोड की क्या कहानी है, तो मैं फिर आपको बताता जाऊं कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता है भाई। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, सही है। हमारे यहाँ चैप्टर की जगह सीजन होता है और लेक्चर की जगह एपिसोड होता है। तो अगर आपको आना हो हमारे पास तो हमारे ही अंदाज में आइएगा, फिर ही हम आपको स्वीकार करेंगे, वरना नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारे पास है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स के ऊपर जो चीज़ें समझनी है वो मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि आपके माइंड में एक पूरा स्केच बन जाए जो मैं चीज़ें लेके जाऊंगा। नंबर 1 कि वैक्यूल को सेल की वेस्ट बीन्स क्यों कहते हैं। नंबर 2, अगर हम वैक्यूल्स की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स के वैक्यूल्स में फ़र्क क्या होता है। नंबर 3, जो प्लांट के वैक्यूल्स हैं उसकी जो बाहर वाली परत होती है, मेम्ब्रेन है, उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। बट एनिमल के वैक्यूल को, बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट नहीं कहते। ऐसा इनके साथ क्यों होता है, मतलब इतना भेदभाव क्यों है हर जगह के ऊपर, ये समझेंगे। फिर हम समझेंगे सेल सैप क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि जो आपके पास टर्गर प्रेशर होता है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है और उसका अल्टीमेट सोर्स क्या होता है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए धीरे बनाए रखिए और हम टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कनेक्ट कर देता हूँ। ये टॉपिक जो है एक एपिसोड मैंने आपको करवाया था प्रीवियस, साइटोस्केलेटन वाला। तो साइटोस्केलेटन जो है उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो प्लांट होता है, देखो वो बिल्कुल सीधा खड़ा है। प्लांट बिल्कुल सीधा खड़ा है, हालांकि उसके अंदर ना तो हड्डियों का ढांचा है ना कुछ और चीज है, फिर भी वो सीधा खड़ा है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल के बगैर किसी स्केलेटन के प्लांट का सीधा खड़ा होना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, उसमें ट्रिगर प्रेशर इन्वॉल्व होता है। तो आज के इस एपिसोड के अंदर क्योंकि हमें ट्रिगर प्रेशर को लेके चलना है साथ में, तो इसलिए इसके साथ कनेक्ट आपने लाजमी करना है। तो जो बच्चे नए कनेक्ट हो रहे हैं मैं उनको बता दूं कि बेटा आप लोग शायद में भी यूट्यूब के जरिए से कनेक्ट हो रहे हैं या फेसबुक के जरिए से, जैसे भी कनेक्ट हो रहे हैं, जो बच्चे हमें ऑलरेडी जानते हैं वो यहाँ से थोड़ा सा पॉज लेके आगे चलेंगे 10-15 सेकंड। बाकी नए स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों को अगर इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही मौजूद है और प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी मौजूद हैं, ठीक है। और इसके अलावा नोट्स आपको वैसे भी मिलेंगे, ग्रुप में भी शेयर होंगे। तो व्हाट्सएप के चैनल का नीचे लिंक भी है, अगर ज्वाइन करने दिल मुतमईन है तो कर लीजिए, वरना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा वैक्यूल के ऊपर। देखिए वैक्यूल से पहले मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर जो है वो जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। उनमें से एक मैंने कहा था कि डबल मेम्ब्रेन, दूसरा फिर मैंने कहा था कि सिंगल मेम्ब्रेन, और फिर मैंने कहा था नो मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में आपने याद रखनी है 3 मेम्ब्रेन्स मैंने पढ़ाई थी आपको। नंबर 1 इज द न्यूक्लियस, जो कि कैरियोलॉजी में कवर करवाया। फिर मैंने दूसरी आपको बताया था दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी मैंने आपको कवर करवा दी। और तीसरी मैंने जो बताई थी दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। तो सेल के अंदर जो है वो 3 डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलिस होती हैं, वो ये वाली 3 डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस है। अब हमें ये देखना है कि ये तो डबल मेम्ब्रेन है। अब सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर जो होती हैं उनका नाम क्या है। उनमें से एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली का नाम होता है वैक्यूल। तो आपने पहले तो ये याद रखना है कि वैक्यूल्स जो होते हैं हम इनको क्या नाम दे रहे हैं, हम इनको बेटा नाम दे रहे हैं वेस्ट बीन्स का। अब इसको वेस्ट बीन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल, उस वेस्ट मटेरियल को अगर हम स्टोर करने की बात करें तो वो वेस्ट मटेरियल स्टोर कहां पर होता है, वो वेस्ट मटेरियल इस वैक्यूल के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से हम इसको वेस्ट बिन ऑफ सेल्स का नाम देते हैं। वैक्यूल के 2 बुनियादी काम होते हैं। नंबर 1 इसका आपने याद रखना है कि बेटा या तो ये स्टोरेज में इन्वॉल्व होगा या ये वेस्ट मटेरियल के रिमूवल में इन्वॉल्व होगा। समझ में आ गई बात? या तो ये किस में इन्वॉल्व होगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल में इन्वॉल्व होगा, या वेस्ट कंटेंट कह सकते हो, उसमें ये क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। अब स्टोरेज किस चीज में इन्वॉल्व होगा बेटा? स्टोर ये सेल के अंदर क्या करेगा, हो सकता है ये कोई वैल्यूएबल चीज स्टोर करे, हो सकता है ये वेस्ट मटेरियल भी स्टोर कर सकता है सेल के अंदर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वैक्यूल की डेफिनेशन की तरफ। तो बेटा इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली
डेफिनेशन लिखो, इट इज अ सिंगल membrane bound organelle, it is a single membrane bound organelle which is present जो मौजूद होती है, which is present both in plant and animal cell, जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होती है। अब बस थोड़ी ज्यादा हो रही है इसलिए हाँ जी, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होती है। अब प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में वैक्यूल सिंगल होता है और साइज में बड़ा होता है। तो मैंने यहाँ पे दी हेडिंग प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में आपने याद रखना है कि सिंगल लार्ज वैक्यूल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है। और ये बनता कैसे है, स्मॉल वैक्यूल्स आपस में मिलते जाते हैं, वैक्यूल्स कंबाइंस एंड फॉर्म और बना देते हैं लार्ज वैक्यूल, और लार्ज वैक्यूल प्लांट के अंदर बना देते हैं। ये आपके पास आ गया प्लांट सेल। ठीक है, इसको मैं जरा दूसरी तरह बना देता हूँ क्योंकि बच्चों ने डायग्राम ये देखी होती है, फिर वो कहते हैं कि सर वो कौन सी डायग्राम। ये देखो, ये आपके पास आ गया प्लांट सेल। तो ये प्लांट सेल में आ गया सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर ये आ गई उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर आपको पता है कि साइटोप्लाज्म आ चुका है। यहाँ पे ये फ्लूइड मीडियम साइटोप्लाज्म के साथ यहाँ पर सेंटर में आपको बड़ा सा देखने को मिलेगा वैक्यूल, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होगा वो एक तरफ मौजूद होगा। तो ये आ गया न्यूक्लियस और ये आ गया वैक्यूल। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अच्छा, अब देखो वैक्यूल जो है वो साइज में बड़े होने की वजह से उसने न्यूक्लियस को एक तरफ धकेल दिया, लेकिन वहीं पर आपने याद रखना है कि जो एनिमल सेल होता है उसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड पे होता है। तो उसकी वजह भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि मैनी स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स होते हैं वो आपको कहाँ पे नजर आते हैं, वो आपको एनिमल सेल जो है वहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो आपको छोटा सा बुनियादी फर्क जो है वो पता चल चुका होगा। अब ये जो प्लांट सेल में वैक्यूल है, इस वैक्यूल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है बेटा ये वाली, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। अच्छा, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल की जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है उसमें फर्क क्या होता है? जो एनिमल सेल का वैक्यूल होता है ना, उसकी जो ये मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट नहीं कहते, प्लांट सेल को कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये वाटर कंटेंट जो होता है ना वो इसके अंदर की तरफ जो है वो मूव कर सकता है, आउट ऑफ जो है वो वैक्यूल से बाहर की तरफ भी मूव कर सकता है। यानी कि इसके अंदर जो है वो फ्लूइड मीडियम को मेंटेन किया जाता है। मतलब बाहर की तरफ जो वाटर होता है, जब एक्स्ट्रा वाटर सेल के अंदर इंटर होता है ना, तो वो इंटर यहाँ पर साइटोप्लाज्म में आने के बाद वो वैक्यूल के अंदर चला जाता है। और वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड मीडियम इस तरह से होगा उसको आपने याद रखना है, उसको आपने नाम देना है सैप का। क्या नाम देना है? सैप का। तो ये आ गया आपके पास सेल सैप, और ये आपके पास आ गया साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के सोलुबल पार्ट को क्या कहते हैं? साइटोसोल का नाम देते हैं, जिसमें 90% आपने याद रखना है कि वाटर मौजूद होता है। तो इस तरह से ये चीज आपने याद रखनी है कि टोनोप्लास्ट क्यों कहते हैं, सिर्फ प्लांट सेल के ही वैक्यूल को क्यों कहा जाता है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि वैक्यूल का ओरिजिन क्या होता है, तो देखें ये मेरे पास है बेटा एनिमल सेल। एनिमल सेल में यहाँ पर आपके पास है एक फूड का पार्टिकल। तो फूड का पार्टिकल जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को इमेजिनेट होगी, ये फूड का पार्टिकल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चला गया, और फाइनली इसकी जो मेम्ब्रेन है वो यहाँ से आपस में क्या होगी? मिलना शुरू होगी। जब ये आपस में मिलना शुरू होगी तो इसके नतीजे में ये फूड पार्टिकल जो है ये किस में चेंज हो गया? ये फूड वैक्यूल में चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मैकेनिज्म है जिसके जरिए से ये पार्टिकल अंदर एंटर हुआ है फूड का, इसको नाम देंगे एंडोसाइटोसिस का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वो प्रोसेस है जिसके नतीजे में वैक्यूल बनता है, तो आपने कहना है एंडोसाइटोसिस के नतीजे में बनता है। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? जब खुराक सेल के अंदर एंटर होता है। और वैक्यूल जो है उसका ओरिजिन क्या होता है? तो आपने याद रखना है कि इसका ओरिजिन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या ओरिजिन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका क्या होती है? ओरिजिन होता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो मैंने आपको बताना था कि व्हाट इज द सेल सैप। व्हाट इज सेल सैप? द फ्लूइड मीडियम दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल इज नोन एज अ सेल सैप। डेफिनेशन ये भी लिख लो, वरना मैं नीचे ऐड भी कर दूंगा। और टोनोप्लास्ट क्या होता है? द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट का नाम दे देंगे। समझ आ गई यहाँ तक? अब हम बच्चा बात करते हैं इसके बाद ट्रिगर प्रेशर के बारे में। ट्रिगर प्रेशर क्या होता है ये देखो,
ये मेरे पास आ गया एक सेल, और ये सेल प्लांट सेल, और ये प्लांट सेल के आगे सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर की तरफ ये आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या मौजूद है, ये साइटोप्लाज्म मौजूद है, और यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर हमें बड़ा सा नजर आ रहा है बिग ब्रदर, जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने नाम दिया वैक्यूल का। अब एक्चुअली में पता क्या होता है, ये देखें बेटा, ये आपके पास है फ्लूइड मीडियम बाहर की तरफ, जिसको मैंने क्या नाम दिया, जिसको मैंने नाम दिया साइटोप्लाज्म का। क्या नाम दिया, साइटोप्लाज्म का नाम दिया। अब वाटर जो होता है ना, वो सेल के बाहर से पहले सेल के अंदर जाएगा। जब सेल के बाहर से सेल के अंदर जाएगा तो हम उसको क्या नाम देंगे, हम कहेंगे ये मैकेनिज्म है पाइनोसाइटोसिस का, पाइनोसाइटोसिस का नाम दे देंगे। या सिंपल अल्फाज में कहेंगे कि ये एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस का मतलब सेल के अंदर जाना। क्या चीज जा रही है, पानी जा रहा है, तो हम इसको नाम दे देंगे ये एंडोसाइटोसिस के जरिए से पानी जो है वो किधर एंटर हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर हो गया। जब ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर हुआ, साइटोप्लाज्म में एंटर होने के बाद बेटा ये कहाँ पर चला जाएगा, ये चला जाएगा वैक्यूल के अंदर। जब ये पानी यहाँ पे वैक्यूल के अंदर जाएगा ना, तो देखो जब पानी वैक्यूल के अंदर जाता जाएगा तो वैक्यूल जो होगा वो फूल जाएगा। जब वो फूलेगा तो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। जब ये मोटा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके बड़े होने से क्या होगा, जब ये इस तरह से साइज में, ये देखो लेट्स सपोज दैट अगर ये ऐसे साइज में लार्ज हो गया, तो इसके साइज में लार्ज होने की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वो कहाँ पे लगेगा, वो साइटोप्लाज्म यानी कि बाहर की तरफ जो मौजूद पानी है, जो साइटोप्लाज्म है, पानी तो नहीं कह सकते बेटा, साइटोप्लाज्म का नाम, जो पानी है ये प्रेशर किस पे लगाएगा, ये लगाएगा इस साइटोप्लाज्म के ऊपर। और ये जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे फ्लूइड मीडियम है, ये किसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, ये बाहर की तरफ जो सेल वॉल है उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। तो ये जो बाहर की तरफ सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है ना, इस प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं ट्रिगर प्रेशर के नाम देते हैं, ट्रिगर प्रेशर का नाम देते हैं। समझ में आ गई बात। द ट्रिगर प्रेशर का होता है वो प्रेशर जो सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल के ऊपर लगाया जाता है, और कौन लगाता है, साइटोप्लाज्म लगाता है। द प्रेशर दैट इज अप्लाइड बाय द साइटोप्लाज्म ऑन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रिगर प्रेशर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ट्रिगर प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो आपने कहना ट्रिगर प्रेशर के लिए सर रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन ट्रिगर प्रेशर का अल्टीमेट सोर्स क्या है, अल्टीमेट सोर्स का मतलब जहां से ट्रिगर प्रेशर जो है वो शुरू हो रहा है, तो आपने कहना सर ट्रिगर प्रेशर का जो अल्टीमेट सोर्स होता है वो हमारे पास होता है वैक्यूल। क्या होता है, वैक्यूल। तो ये चीज आपने याद रखना है कि ट्रिगर प्रेशर का अल्टीमेट सोर्स होता है वैक्यूल। और देखें इनडायरेक्टली तौर पर तो वैक्यूल से ही शुरू हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली तौर पर ट्रिगर प्रेशर कौन लगा रहा है, वो साइटोप्लाज्म लगा रहा है। और लगा किसके ऊपर है, वो सेल वॉल के ऊपर लगा रहा होता है। क्लियर होगी बात। और यही वो ट्रिगर प्रेशर है जिसकी वजह से प्लांट जो होता है वो बिल्कुल सीधा आपको दिखाई देता है, हालांकि उसमें कोई भी स्केलेटन नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है कि प्लांट के सेल के अंदर ट्रिगर प्रेशर मौजूद होता है। क्लियर होगी सारी बात। तो बेटा अब कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली सारे लोग पूछ सकते हैं। बेटा ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे बेटा मुझे एक बच्चे को मैसेज रिसीव हुआ है, तो मैसेज में ये कह रहा है कि सर हम तो छुट्टियों के बाद अब क्लास ज्वाइन करेंगे। देखें बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है, सीधी सी बात है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जो है वो हार्ड वर्क करें, जितना भी आप हार्ड वर्क कर सकते हो। छुट्टियाँ क्या, गर्मी क्या, सर्दी क्या, आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सही है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो हिम्मत हारते हैं या लूज़ करते हैं तो वो तो उनसे तो आप बस कोसों दूर रहिए ना। सही है। तो वो एक सिंपल सी बात होती है ना, उसको बस याद रखें। कैसे कह दूं कि हिम्मत हार गया हूं मैं, कितनों का हौसला हूं मैं, तो आप हिम्मत मत हारिए। बहुत सारे लोगों का हौसला है, अपने पेरेंट्स की उम्मीद है, तो आप उसको बरकरार रखिए और बेटा हमेशा मेहनत करते रहिए। समझ में आ गई बात। और ये बात हमेशा याद रखिए, अगर आपको डीमोटिवेट करता है तो आपने उसको यही कहना है कि अगर मैं सुलझा हुआ हूँ तो मुझसे उलझने की कोशिश ना करिए। सही है। तो अगर आप सुलझे हुए हैं तो आपसे उलझने की कोशिश कोई ना करे तो वही बेहतर होगा आप सबके लिए। चलिए खैर, बाकी जो बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले हैं बेटा, अगर आपको ज्वाइन करना है हमारे लेक्चर सीरीज तो इस नंबर के ऊपर आपने कांटेक्ट कर लेना है। और जो बच्चों को नहीं करना तो ना करो यार। आपको एक चीज़ की मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको तमाम जो एपिसोड्स हैं, सीजन्स हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर भी होंगे। और आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो हमारे सेशन तो ज्वाइन भी कर सकते हो। टीम के साथ तमाम अब पूरे स्क्वाड के साथ लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए बाकी लेक्चर्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और समथिंग एल्स और मेरे ही लेक्चर्स आएंगे, तो डेफिनेटली तभी आपको इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना पड़ेगा। नीचे जो लिंक दिया था उसका बेसिक पर्पस यही था कि जो मॉक होंगे या ई शीट एग्जाम होंगे उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकें, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।